हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करें। और हमारा चैप्टर चल रहा था 8th चैप्टर और हमारा टॉपिक चल रहा था किसान, जमींदार और राजा। और इसमें हमने पिछले वीडियो में जमींदार यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये मनसबदारी व्यवस्था तक हमने पढ़ लिया था। ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में, ये सब अकबर के शासन में भूमिका, वर्गीकरण, इसके बारे में मैंने डिटेल में काफी अच्छी तरीके से आपको बताया था। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की वीडियो जो है वो सभी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी, चाहे आप आईएएस का, पीसीएस का या टीजीटी पीएचडी, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम कल यहाँ तक कर चुके थे और हम आज शुरू करेंगे नगद या जींस। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। और आईने से यह एक अनुच्छेद है, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अमिल गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डाले बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे, और यह बाद वाला तरीका कई तरीके से काम में लाया जा सकता है। ठीक है, पहला, कड़कुत। हिंदी जुबान में कड़ का मतलब क्या होता है? अनाज होता है। ठीक है, हिंदी उसमें। और अंदाजा, अगर कोई शक हो तो फसल को तीन तीन अलग पुलिंदों में काटना चाहिए। अच्छा माध्यम यानी अच्छा, सबसे पहला अच्छी फसल सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद है मध्यम, मीडियम, फिर ठीक है, और उसके बाद है बदतर यानी बेकार जो होता है। ठीक है, इस तरह से शक दूर करना चाहिए। अक्सर अनाज में लिया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भावली भी कहते हैं। फसल काट कर जमा कर देते हैं और फिर सभी पक्षों की गैर जो है मौजूदगी में वह रजामंदी में बंटवारा किया जाता है। ठीक है, और लेकिन ऐसा होता है कि इसमें फसल काट कर क्या किया जाता है? बटाई, फसल काट कर जमा कर दिया जाता है, उसके बाद फिर सभी लोगों की मौजूदगी में उपस्थित होते हैं सभी लोग, तो फिर सबकी मर्जी के हिसाब से वहां पे बंटवारा किया जाता है। और इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि फसल का बंटवारा करना बहुत मुश्किल काम है। यानी किसी को ज्यादा कम या इस तरीके की चीजें, कोई धोखाबाजी न करे, कोई मक्कारी न करे, इस तरीके की वजह से ऐसा करना पड़ता है, निरीक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। ठीक है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाज की नीयत देखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट देते हैं। चौथे, लौंग बटाई। ठीक है, खेत बटाई क्या होती है? जब बीज बोने के बाद ही खेत को क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। चौथा है लौंग बटाई, फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लेते हैं। फसल काट ली जाती है, फिर उसका ढेर बनाया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसे अपने में बांट लेते हैं। ठीक है, और हर एक पक्ष अपना घर जो है उसका होता है, जो अपना ले जाता है और उससे मुनाफा वो कमाता है। ठीक है, और जमा। ठीक है, नगद या जींस का मतलब हमने समझा, अभी है जमा। 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश है ये। वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें, जो परगना होते थे उनके, वो निर्देश दें कि हर गांव, हर किसान असामी वार, यानी जो मोटे लोग होते हैं, यानी जो धनी लोग होते हैं उन्हें असामी बोलते हैं, कि बाबत खेती के मौजूदा हालात और पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा क्या करें? उसे निर्धारित करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे चांदी का बहाव, हमारा 7वां पैराग्राफ। ठीक है, चांदी का बहाव, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चांदी के रुपए चलाए गए जो, वो चीजें हम जो है अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था। मुगल साम्राज्य का साम्राज्य बहुत बड़ा था। 16वीं 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में वे कामयाब रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं मुगल शासन काल जब चला था। और ये साम्राज्य थे मिंग, यानी चीन में, सफावी ईरान में था, और ऑटोमन तुर्की में। और इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार या जीवंत जाल बिछाने में क्या की? मदद की थी। चीन से लेकर कहां तक? भूमध्य सागर तक। ठीक है, क्या हुआ? व्यापार हुआ। खोजी यात्राओं से, यानी यात्राओं की खोज की गई कि कैसे कहां तक पहुंचा जाए।
नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास कर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। रास्ता पता चला पहले तो 16वीं शताब्दी में, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार हुआ। और इस वजह से भारत के समुद्र पार, ठीक है, समुद्र के पार पहले व्यापार नहीं होता था, समुद्र पार व्यापार में एक भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के, ठीक है, ये जरा सा हम पहले इसे देखते चलते हैं। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए की दोनों तरफ, यानी एक तरफ ये इस तरीके से लिखा रहता था, एक तरफ इस तरीके से उर्दू में है ये, ठीक है। तो बढ़ते व्यापार के क्या हुआ था, साथ भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आ गई, ठीक है। जो भारत में वस्तुएं निर्यात होने वाली वस्तुएं थी, ठीक है, यहाँ से जो वस्तुएं निर्यात होती थी बाहर भेजी जाती थी यूरोप में, तो उनका भुगतान किस जो है मुद्रा में किया जाता था, भारी मात्रा में चांदी, ठीक है, चांदी की मुद्रा में उसका व्यापार जो है वो भुगतान उसका किया जाता था चांदी में, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, भारत में चांदी आ गई और इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींचा, ठीक है। एशिया का मतलब है कई देश हैं एशिया में, और एशिया में भारत है, तो भारत में काफी चांदी इसमें आई, एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, ठीक है। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन चांदी के नहीं थे, ठीक है। नतीजन क्या हुआ, 16वीं शताब्दी और 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपए की उपलब्धि में एक अच्छी स्थिरता बनी रही, ठीक है। यहाँ पे चांदी बाहर से आई है, चांदी यहाँ बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। और सोना यहाँ पे कर्नाटक में सोने की खाने हैं, मिलता है कर्नाटक में सोना, लेकिन चांदी नहीं है। बाकी हीरे वगैरह भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, हीरे जवाहरात भी मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना नामक जगह है जो है वहां से उपलब्ध हो जाती हैं, थोड़ा हीरा और पन्ना, ये सब चीजें, मुद्राएं। तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, सिक्कों की ढलाई होनी शुरू हो गई, चांदी के रुपए के ऊपर अच्छी स्थिर हो गए वो, और उसकी तरफ अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, मुद्रा का संचार होना शुरू हो गया। सिक्कों की ढलाई, अभूतपूर्व का इसका विस्तार, सिक्कों की ढलाई शुरू हो गई। दूसरी ओर मुगल राज्य को नगदी कर उगाने में आसानी हुई, नगदी कर उगाने में आसानी हुई, क्योंकि इससे नगद उन्हें मिलने लगा पैसा। और पहले क्या होता था कि फसल है अगर तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है कर के रूप में, किसी कोई भी फसल हो रही है उसका हिस्सा उन्हें मिलता था, ठीक है। पहले नगद कुछ भुगतान नहीं मिल पाता था। आगे चलते हैं, इटली के मुसाफिर जोआन्नी कारेरी जो लगभग 1690, ठीक है, 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। इस बात से बड़ा सजीव चित्र पेश किया है उसने। कौन है, मुसाफिर जोआन्नी कारेरी, इंपॉर्टेंट जो है नाम है, जरूर ध्यान दें। किस तरह चांदी तमाम दुनिया से लेकर भारत पहुंची थी, इस बात का इन्होंने क्या किया है कि भारत में कैसे तमाम और दुनिया देशों से होकर चांदी पहुंची है, तो इन्होंने लिखा है कि कैसे तमाम दुनिया से होकर भारत चांदी पहुंचती थी, और उसी से हमें यह पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा था, ठीक है। यह है, और पहले हमने देखा था औरंगजेब जो है अकबर द्वारा जारी की गई जो चांदी का मुद्रित वो थी, और अब हम ये है औरंगजेब द्वारा चांदी का रुपया, ठीक है। पहले हमने देखा था, अभी पिछली में दिखाया था हमने, यह है औरंगजेब, उसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप को उत्पादन का एक उदाहरण है ये, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये चित्र देखते हैं हम थोड़ा सा, ये है, ठीक है, एक उदाहरण। आगे चलते हैं हम, भारत में चांदी कैसे है इस बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पैराग्राफ है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखना है, जोआन्नी कारेरी के लेख बर्नियर के लेख पर आधारित है इनके, ठीक है। निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में भारी मात्रा में चांदी आई थी, और मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति, बर्नियर कब आया था, अकबर के शासन काल में आया था, ठीक है। बर्नियर कब आया था, ये अकबर के शासन काल में आया था, ठीक है। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना आखिरकार यही चांदी पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, ठीक है,
और यूरोप के कई हिस्सों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए इसमें ना होते हुए फारस पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग काफी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरेबिया से आती है कॉफी, ठीक है, और न ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर, बेबल मंडल के पास स्थित मोचा भेजते हैं और इसी तरह वे मुद्रा फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजी जाती थी। बाद में ये सारी संपत्ति जहाजों से हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान, ठीक है, भेजी जाती थी। भारतीय जहाजों के अलावा जो डच, ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगाली जहाज पर हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेंगू, तानेसरी, म्यांमार के हिस्से, शाम, थाईलैंड, सिलोन, श्रीलंका अब नाम है, पहले सिलोन था, थाईलैंड का श्याम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और मालदीव के टापू, मोंजाब द्वीप और अन्य जगहों पर जगह ले जाते हैं। और इन्हीं जहाजों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर, ठीक है, इन देशों से लेकर वहां पहुंचना पड़ता है, यानी हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं देर सवेर हिंदुस्तान को जाता है, ठीक है। तो डच लोग जापान की खानों से, और सबसे अधिक चांदी कहाँ पाई जाती है, मैक्सिको में पाई जाती है, ठीक है, सबसे अधिक चांदी। और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वे फ्रांस जाएं या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद में खरीदी जाती हैं। जो नगद वही हिंदुस्तान में क्या होता है, यह रह जाता है, ठीक है। भारत में चांदी है, इसका हमने थोड़ा सा विवरण पढ़ा है जो बर्नियर यात्री आया था। आगे चलते हैं। अबुल फजल की आईने अकबरी। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, ठीक है। इसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन यानी इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल किसने की थी, अकबर ने की थी। और इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, यानी 3 भागों में इसे रचा गया था जिल्दों में। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में जो है नजर डालेंगे। अभी हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं। तीसरी जिल्द आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, ठीक है। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों यानी सूबों, ठीक है, सूबा कहलाते थे प्रांत जो थे, सूबों विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती थी। इससे बहुत सारी आईने अकबरी से बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं, जो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, ठीक है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके सिलसिलेवार तरीके से संकलित करने का महत्वपूर्ण शाही कयावत थी, जिसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी, ठीक है। इससे उस समय के रिवाज क्या थे, पेशे क्या थे, ये सब चीजों की जानकारी मिली। और इस तरह हमारे लिए आईने अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। अगर ये महत्वपूर्ण पुस्तक न लिखी गई होती तो मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत सी जानकारियां अधूरी रह जाती, ठीक है। बुक्स के द्वारा ही हमें प्राचीन काल की बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है अच्छी तरीके से लिखित रूप में, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। आईने का नजरिया क्षेत्रों के बारे में, केंद्र का नजरिया, यूं कहें समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। आइन 5 भागों दफ्तर का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण दिया जाता है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग शिपा आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था के बारे में है, ठीक है। और ये हम थोड़ा सा ये चित्र देखते चलते हैं। ये जो चित्र है देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये चित्र है अबुल फजल अपने आश्रयदाताओं को अकबरनामा की जो है पांडुलिपि जो है पेश कर रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है, आश्रयदाताओं को अकबरनामा की क्या कर रहे हैं, पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम।
तीसरा है मुल्क आबादी, वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वृत्ति पहलुओं, राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई हैं, यानी बहुत अच्छी तरीके से ये सूचनाएं संख्या के आधार पर बारीकी से दी गई हैं, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक वित्तीय इकाइयां, सरकार और परगना और महल के भौगोलिक व स्थलाकृति, यानी भौगोलिक या उनके स्थल कृतिक, आर्थिक, ठीक है, भौगोलिक और स्थलाकृति और आर्थिक रेखा चित्र भी इसमें शामिल है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, सब तरीके की चीजें हमें उस समय की पता चलती हैं। ठीक है, और उसके बाद है इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जो था, यानी जमा भी दी गई है। ठीक है, जो निर्धारित उनका राजस्व था उसे क्या कहते थे, जमा। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आईने हमें सूबों के नीचे हमारी सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। परगनात, महल, किला, अराजी, जमीनें, पाइमुद, मापे गए जो इलाके हैं। ठीक है, नगदी यानी नगद निर्धारित राजस्व जो है। सुयूरगल, दान में दिया गया जो राजस्व उसे क्या कहा जाता था, सुयूरगल। अनुदान होता था जो दान में दिया गया राजस्व, अनुदान। जमींदार, खाने 7 और 8 में जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही जो प्यादे होते कहते थे जिसे, हाथी सहित उनके फौज की जानकारी दी गई। मुल्क आबादी और उनके उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक और पेचीदा चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, मुल्क के बारे में जानकारी मिलती है, आबादी के बारे में जानकारी मिलती है, कृषि के समाज के बारे में विस्तृत जानकारी और आकर्षक जानकारी और पेचीदा चित्र प्रस्तुत करती है। और चौथी और 5वीं किताबें जो हैं दफ्तर, भारत के लोगों के मजहबी, मजहब, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज जो हैं उनसे क्या है, उनसे ताल्लुक रखती, यानी उनसे संबंध है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी मिलता है। तो क्या क्या मिलता है, आईने अकबरी में हमने पढ़ा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये आईने अकबरी का ये पार्ट है, भाग है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और स्रोत 9, खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र के अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखो। ठीक है, तो उन्हें ये कहा गया, हुक्म दिया गया अबुल फजल को कि शानदार जो घटनाएं हुई हैं, राज्य क्षेत्र जो अधीन किए गए हैं, जैसे युद्ध हुए हैं तो जो अधीन किए गए हैं, अपने अंडर में लिए गए हैं, उन सब जो हमारी फतह यानी विजय जो हुई है उनकी दास्तान, ठीक है, उनके बारे में ईमानदारी से इसमें लिखो अपनी कलम से, तसल्ली से। मैंने काफी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए और बहुत समय तक राजकीय मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। ठीक है, मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा, उनके बयानों को लिखित रूप में क्या किया, दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया। पुराने मुलजिमों को जिन किसी को भी बीते वक्त की घटनाएं याद हों, पूरे विश्वास के साथ है, मामूली शक के साथ भी, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत उसमें घटनाओं में शक भी है, वे क्या करें, अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें, यानी वो जब लिखें याद करें और उसे दरबार में भेज दें। फिर उस पाक मौजूदगी के पक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ, और वो ये कि जो सामग्री जमा की गई उसे सही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए। ठीक है, जो जमा की जाती थी, जो लोग अपनी याददाश्त के उससे लिख कर लाते थे, उसे जमा की जाती थी, फिर उसके बाद उसको क्या हुआ था कि शाही मौजूदगी में उसे सुनाया जाए पढ़कर। बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में मोड़ दिया जाए, और ये सब ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल और बारीकियों की वजह से, मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूं। ठीक है, नेक्स्ट, ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म है। ठीक है, अकबर को
एक तरीके से ईश्वर का अवतार माना जाता था। ठीक है, तो ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही मुख्य हुक्म से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने एक कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की, जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही सम्मत के 19वें साल में जब महामहिम की दानी सम्मत अशक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया, घटनाओं का इतिहासवृत्त हासिल किया, और उस भरे पूरे पन्ने में से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति, या जो उनकी मूल प्रति थी, वो जो ओरिजिनल जो है उसकी कॉपी थी वो, और नकल उसकी फिर हासिल की, यानी फोटोकॉपी। राजाभिषेक से लेकर आज तक सूबों को जारी किए गए थे। काफी दिक्कतों का सामना करते हुए उनमें से कई रिपोर्टों को शामिल किया गया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें उन्हें अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। ठीक है, जवाब तलब और खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हुई, यानी इन सब चीजों से क्या हुआ, वो मेहनत जो थी वो तृप्त हो गई, और बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वो कच्चे मसौदे ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकर और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। ठीक है, जो जानकार लोग थे उन लोगों ने, और दूरदर्शी थे, दूरदर्शी किसे या दूर तक दो देखने वाला, सोचने समझने वाला, ठीक है, उन्होंने लिखे थे। और इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। ठीक है, उन सभी स्रोतों की सूची बनाई गई। उसके बाद इस्तेमाल अबुल फजल ने अपनी किताब पूरी करने के लिए किया, और कृषि संबंधों को समझने के लिए इनमें से स्रोत सबसे उपयोगी होते हैं। ठीक है, कृषि संबंधों के लिए बहुत उपयोगी हैं। और आपके मुताबिक किस हद तक अबुल फजल किताब उसके रिश्ते से प्रभावित हुई होगी? क्वेश्चन, आईने का अनुवाद। आईने की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लैकमैन ने इसे संपादित किया, और कलकत्ता, आज का कोलकाता की, जो कलकत्ता यानी आज कोलकाता कहा जाता है उसको, एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है और कलकत्ता 1873। बाकी के 2 खंडों के अनुवाद एच.एस. जैरेट ने जारी किए 1891 से और 1894। ठीक है, नेक्स्ट है, हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेज की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफी सावधानी बरत रहे थे, यानी जो भी दस्तावेज या मिले थे वो सब उनके वो बहुत सावधानी से लिखने की कोशिश करते थे, और जिससे कि कोई भी चीजें झूठी या गलत ना हो, और उसे प्रामाणिकता की खोज में काफी सावधानी प्रामाणिक तौर पे देखते थे उसे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाए। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों का अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया, ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हों। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आईने का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है, लेकिन ऐसा भी बताते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत देखे कल्पना भी आ ही जाती है, जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि या तो वे अंगणित की छोटी मोटी चूक है, या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल है, या आम तौर पर ये गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़े की सच्चाई को कम नहीं करती। ठीक है, आईने की एक सीमा यह भी है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों में आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन कहीं सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुताबिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं। इसी तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े तफसील से लिए गए हैं, वहीं उन्हीं इलाकों में कीमतों और मजदूरों जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतों और मजदूरों की दरों को जो विस्तृत सूची आईने में दी गई वह साम्राज्य की राजधानी आगरा है उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है, क्योंकि आसपास के इलाकों से ली गई है।
जाहिर है देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रस्तुतता सीमित है, तो और देश के जो बाकी हिस्से हैं उसके लिए यह नहीं कहा सकता, क्योंकि आसपास के एरिया से ली गई है, कि उसके लिए भी वो सब चीजें हुई उतनी सही रही होंगी। इन सीमाओं के बावजूद आईने अपने समय के असामान्य और अनोखा, लेकिन इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम उस समय की कृषि संबंधी जानकारी और बहुत सारी जानकारी हमें क्या होता है आईने अकबरी से पता चलती है, नहीं तो ये सब भी जानकारी हमें प्राप्त न होती और अधूरी रह जाती। ठीक है, मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर उसके बाशिंदों और उत्पादों के बारे में सांख्यिकी जो आंकड़े हैं देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं को से कहीं आगे निकल गए, और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल पहले के इतिहासकार ज्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही, यानी राजनीतिक जो घटनाएं होती थी उसके बारे में ही ज्यादातर लिखी जाती थी राजा के आदेश से। ठीक है, या राजा की अतिशयोक्ति भी होती थी, क्योंकि राजा की तारीफों जिस राज के दरबार में रहते थे तो उसकी कमियां भी नहीं निकाल सकते थे, उसके तारीफें भी की जाती थी, तो उसमें बहुत सारी चीजें सही नहीं होती थी, झूठी भी होती थी। लेकिन इसमें क्या था कि कृषि संबंधी चीजें, जंग फतह, सियासी साजिशें, ठीक है, या वंशी उत्तर पथल देश और उसके लूटपाटों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंग वश ही आता था, ऐसी चीजें बहुत कम मिलती थी देखने के। लेकिन ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दशा मूलतः राजनीतिक होती थी, अक्सर राजनीतिक होती थी, और इसमें हर उस पे सामाजिक आर्थिक हर चीज पे इस पे जो है नजर डाली गई है। भारत के लोगों मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आईने ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया, और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु छोड़ गया। ठीक है, बन गई है। और जहां तक कृषि संबंधों का सवाल है, आईने के सांख्यिकी सबूतों की अहमद चुनौतियों के परे है, और लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों और व्यवसाय, जो उनका पेशा था उनका व्यवसाय था, और साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारी जो होते थे उनकी जो सूचनाएं थी, जो यह ग्रंथ क्या करता है, यह हमें जानकारी दे उपलब्ध कराता है, और इससे हमें जानकारी मिलती है, यानी मुहैया कराता है। उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनर्रचते हैं। तो उन्हीं ग्रंथों के आधार पर जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो उन्हीं सब चीजों से अंश लेकर और जो है इस समय इतिहास लिखते हैं, तो उनका अंश जरूर लेते हैं। ठीक है, तो वह इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है आईने अकबरी। काल रेखा मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव हैं 1526, जैसा कि इब्राहिम लोदी और पानीपत में हराकर यहीं से मुगल बादशाह जो है बाबर बनता है पहला। ठीक है, यहीं से मुगलों का शासन शुरू हुआ था। हुमायूं के शासन का पहला चरण है 30 से 40, फिर 40 से 55 तक शेरशाह से हारकर हुमायूं सफेद दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। फिर 1555 से लेकर 56 हुमायूं फिर खोए हुए राज्य को वापस पाता है। फिर 1656 से 1605, 1556 से 1600 अकबर का शासनकाल, जो कि बहुत लंबा शासनकाल था और बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, और इसके बाद है 1605 से फिर 1627 तक अच्छा शासन जहांगीर का शासनकाल था, 1605 में से लेकर 27 तक। फिर उसके बाद है 1628 से 58 तक शाहजहां का शासनकाल है। फिर उसके बाद है 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल, और उसके बाद है 1739 से नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है 39 में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन किसने आक्रमण किया था और लूटा था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। फिर 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं 1765 में। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके द्वारा फिर 65 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। और 1857 में जो है क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति के दौरान जो अंतिम मुगल बादशाह थे जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला दे देते हैं, और वहां पे रंगून देश निकाला देकर रंगून भेज देते हैं। आज क्या है, इसे क्या कहा जाता है, यांगोन। रंगून को यांगोन कहा जाता है, जो कि म्यांमार में है। ठीक है,
भेज देते हैं और यहीं पे मुगल शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको पूरा परिवार ही अंग्रेज समाप्त कर देते हैं। मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह जो थे मुगल बहादुर शाह जफर। और यहीं पे आज की वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।